हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम हमारे दोनों लेक्चर का एक क्विक रिवीजन लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस क्या है? एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज को सेल या एक्सचेंज करते हैं और जिसके बिहाफ पे हमें क्या मिलता है? रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस या ऑब्जेक्टिव उसमें क्या होता है? सेल या परचेज करने का, प्रॉफिट अर्न करना और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उसके बाद हमने उसमें क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास? 7। बताओ कौन कौन से थे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद एक और था हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। 4 था हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस से, कॉन्टिन्यू बेसिस पे करोगे तो ही हम उसको बिजनेस मानेंगे। उसके बाद क्या था? प्रॉफिट मोटिव और रिटर्न, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। और उसके बाद एक और आपका था रिस्क। ये क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की थी, वो पढ़ी थी बिजनेस, प्रोफेशन एंड आपकी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर इन तीनों का डिफरेंस भी पढ़ा था। उसके बाद हमने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होता है? 2 पार्ट्स में। किसमें? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने लास्ट लेक्चर में ही कर ली थी। क्या थी इंडस्ट्री? 3 टाइप्स की थी। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी कितने टाइप की थी? 2 टाइप की थी। कौन कौन सी? एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। और सेकेंडरी वाली कितने टाइप की थी? कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप्स की थी? बताओ बताओ। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। और लास्ट थी आपकी टेरिटरी। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था, ये कंटिन्यू। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी एक छोटा सा पार्ट है जो आपका क्लासिफिकेशन को आज हम कवर कर देंगे। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज द कॉमर्स। कॉमर्स का एक ओवरव्यू लेते हैं पहले ओरली। कॉमर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ट्रेड में और एक था आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आपकी सर्विसेज आती हैं जो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड होती है। और ट्रेडिंग कैसे होती है? या तो आप डोमेस्टिक लेवल पे करते हो या आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हो। ठीक है, अभी एक छोटा सा इंट्रो ले लिया। अब हम अपनी पीपीटीज के साथ, मतलब आपकी बुक्स आप ओपन कर लो, बुक्स के साथ हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या था? ट्रेड। ठीक है, कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। कौन कौन सी? एक थी आपकी ट्रेड और एक और है आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? जब आप बाय या सेल करते हो गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और ऑक्सिलरीज ट्रेड क्या होता है? जो उस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ सर्विसेज जुड़ी होती है, जैसी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयरहाउसिंग। ये सारी क्या है? ये आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट। कॉमर्स इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग एंड साथ साथ आपकी सर्विसेज। कॉमर्स आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक लिंक मेंटेन कर सको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में। अब लिंक कैसे मेंटेन होगा? पहला पॉइंट कैसे होगा बताओ? एक लिंक आपका होता है जब आप सेल कर रहे हो। सेलिंग कैसे हो रही है? एक प्रोड्यूसर सेल कर रहा है किसको? कंज्यूमर को। ठीक है, सेकंड आपका क्या है? सर्विसेज। अगर हम किसी चीज को, एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो उसको कुछ सर्विसेज भी साथ में देनी पड़ेगी। कैसे? एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, भाई भेजेगा तो सही ना वहां तक उसके पास माल। तो ये सब क्या हुई? आपकी सर्विसेज। और इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, मतलब दोनों को अगर हम लिंक कर रहे हैं तो बेसिकली ये लिंक इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो ये आपका कॉमर्स हो। इट एम्बेरसेस ऑल दोज एक्टिविटीज जो जरूरी है
एक गुड्स और सर्विसेज को फ्लो में लाने के लिए देखो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन? ताकि आप एक तरफ से माल को दूसरी तरफ भेज सको। अब पैसा जरूरी है, पैसे के लिए बैंकिंग आएगा और वो पर्सन जिसने आपसे परचेज किया वो आपको रिटर्न में पैसा दे सके। तो क्या है, ये आपको एक फ्लो देती है गुड्स और सर्विसेज को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रोल क्या है कॉमर्स का? ये रोल ऑफ कॉमर्स बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया है, अब पढ़ते हैं। तो इसमें रोल ऑफ कॉमर्स में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है? जब एक मैन्युफैक्चरर कोई आइटम प्रोड्यूस करता है या कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहा है? कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना है उसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। The manufacturer and ultimate consumers of goods are often unknown to each other. वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल unknown person है। They are not always situated at the same place. एक जगह जरूरी तो नहीं है, अगर दिल्ली में है जरूरी तो नहीं है मैन्युफैक्चरर भी दिल्ली में हो, कंज्यूमर दिल्ली में है। तो certain person called traders वो आते हैं मार्केट में। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये है मुंबई और ये है दिल्ली। क्लियर? मुंबई में है आपका मैन्युफैक्चरर और दिल्ली में है आपका कंज्यूमर। अब क्या मैन्युफैक्चरर आकर दिल्ली में बेचेगा? नहीं, वो यहाँ पे एक पर्सन लाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेडर, और वो इससे माल लेगा और इसको देगा। तो कॉमर्स जब मार्केट में आया, या हम कह सकते हैं रोल ऑफ कॉमर्स में सबसे पहला एक गैप जो फुलफिल, या इसको हम बोल सकते हैं उसको खत्म किया उस गैप को, वो था हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मतलब हमने एक पर्टिकुलर पर्सन ट्रेडर को इसमें इंक्लूड करा। पढ़ो लास्ट लाइन। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडर, जैसे हम उसको बोल सकते हैं होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, ये सब आए और इन्होंने पर्सन का जो गैप, जो एक कमी थी, उसको क्या करा? फुलफिल कर दिया, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट सेकंड आपका आता है प्लेस। प्लेस क्या होता है? वही एक एग्जांपल लूंगी इसमें वापस से, मुंबई और दिल्ली। मुंबई में कौन है? मैन्युफैक्चरर। दिल्ली में कौन है? कंज्यूमर। इसके पास माल यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? बाय वे ऑफ पर्सन। मैम अभी भी तो बताया था। नहीं, अब क्या पर्सन बार बार जाके माल उठा के दिल्ली लेकर आएगा? नहीं, यहाँ पे इस टाइम पर एक और हमें चीज चाहिए, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कहीं पे भी वो बीच में वो ट्रेडर है। ट्रेडर तो खुद तो नहीं जाएगा, वो एक ट्रांसपोर्ट वाले के थ्रू माल अपने पास मंगा के दिल्ली में भेजेगा या डायरेक्टली दिल्ली में सेल करेगा। तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ने आपकी ट्रांसपोर्टेशन को लाकर प्लेस का जो गैप था उसको क्या करा? खत्म कर, रिमूव करा, फुलफिल कर दिया। ठीक है, पहला क्या था? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पर्सन में कौन आ गया बीच में? ट्रेडर। प्लेस में कौन आ गया? ट्रांसपोर्टर। पढ़ते हैं अब इसको भी, क्लीन कर देती हूँ मैं इसको, पढ़ो। Very often goods are produced at places far away from the points of consumption. भाई मुंबई में माल बन रहा है, दिल्ली में कंज्यूम चाहिए तो बहुत दूर है। Various means of transport, बहुत सारे तरह के ट्रांसपोर्ट बीच में आए जिन्होंने इस गैप को क्या करा? खत्म करा। Packaging of goods to protect them from damage and pilferage in the course of transit also help the remove the place up. मतलब जैसा आपका प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग्स वगैरह भी इस चीज के लिए क्या रही? इंपॉर्टेंट रही। तो हमारे दो हिंड्रेंस हो गए। थर्ड आता है टाइम। टाइम मीन्स आज आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, अभी आपको आगे सेल नहीं करना है, तो उसको आप कहाँ रखोगे? अपने ऑफिस में। कितने दिन रख लोगे? उसके लिए आपको चाहिए टाइम यूटिलिटी के अकॉर्डिंग वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या रोल करता है? वेयर हाउस पहले होता क्या? वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप अपने सामान को स्टोर करते हो, दैट इज द स्टोरेज पॉइंट। ठीक है, जैसे से आपको जरूरत होती है आप वहां से माल उठाते हो और आगे देते हो। ठीक है, these days goods are generally produced in anticipation of demand. जैसे डिमांड है वैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।
तो ये जरूरी है आपके पास उसका एक स्टोर बना हुआ होना चाहिए। सडनली एकदम डिमांड आ गई तो जरूरी, अब बॉम्बे से दिल्ली माल आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका स्टोरेज होना चाहिए और उसको आपको अवेलेबल रखना है अपने कंज्यूमर की डिमांड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए जो इसका मतलब इसका किसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का गैप को रिमूव कर सके बाय टाइम। वेयर हाउस टाइमली आपके पास सामान होगा, आप दे दोगे। दे हेल्प टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। 3 हिंड्रेंस हो गए, पर्सन का ट्रेडर ने करा, प्लेस का ट्रांसपोर्ट ने करा और टाइम का किसने किया, वेयर हाउस ने। आ जाओ नेक्स्ट, रिस्क। भाई जब बड़े लेवल पे माल बन रहा है, उसको आप कहीं भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, तो कितना रिस्क है आपका उसके साथ। हो सकता है वो चीज आपको प्रॉब्लम दे दे या चोरी हो जाए जब आप माल बेच रहे हो। तो उस टाइम पे आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको हेल्प करे, क्या, इंश्योरेंस उस पर्टिकुलर गुड्स का, कि अगर बाय चांस गुड्स चोरी हो जाती है, अर्थक्वेक में चली जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसी भी XYZ रीजन जो भी इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग होगा, हमें उस पर नहीं जाना, बट ये एक रिस्क है आपका एक गुड्स और सर्विसेज के साथ। मैं सर्विसेज के साथ ही गुड्स के साथ तो है ही। तो ये वाला जो गैप है ये किसने फुलफिल करा, इंश्योरेंस। और ये गैप था क्या, किस चीज का गैप था, रिस्क का था। पढ़ो, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज गुड्स आर सब्जेक्ट टू सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। कैसे, चोरी हो जाना, डैमेज हो जाना, आग लग जाना, फ्लड में बह जाना, अर्थक्वेक आ जाना, कोई स्ट्रॉम आ जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी कैलामिटीज जो आपकी गुड्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। तो उस टाइम पे इंश्योरेंस ने आके इस गैप को क्या करा, रिमूव किया। तो इससे आप भी सिक्योर हो कि आपके जो गुड्स हैं वो क्या है, सेफ है, स्टोर है। ठीक है, 4 गैप थे जो कॉमर्स ने अभी तक फुलफिल करे। बताओ कौन कौन से हैं। पर्सन का ट्रेडर ने करा, प्लेस का किसने किया था, ट्रांसपोर्ट ने। उसके बाद टाइम का किसने किया, वेयर हाउस ने। रिस्क का किसने किया, इंश्योरेंस। अब एक और आते हैं, दैट इज द एक्सचेंज। जब माल दिल्ली में पार्टी के पास गया, मुंबई से माल ट्रांसपोर्ट में गया, वेयर हाउस में रख दिया, उसके बाद उसका इंश्योरेंस भी हो गया, अब वो दिल्ली में पार्टी के पास पड़ा हुआ है। तो दिल्ली वाली पार्टी क्या करेगी, पैसा देगी, किसको देगी, मुंबई वालों को। और वो पैसा किसके थ्रू देंगी, बैंकिंग के थ्रू। और यहाँ पे मैम वर्ड एक्सचेंज क्यों यूज हुआ, अरे बच्चों एक्सचेंज तो इसलिए यूज हुआ कि एक ने गुड्स दिए और बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वर्ड क्या हो गया, एक्सचेंज। और एक्सचेंज वर्ड में क्या रोल आ गया आपका, बैंकिंग का। लार्ज स्केल exchange or sale of goods require safe and economical arrangement for the payment of price। जब अच्छे लेवल में आप प्राइसिंग में दे रहे हो और बड़े माल आप सेल परचेज कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपको सेफ्टी रखती है वो रखती है कि आप अगर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करोगे तो आप अपने आप को सिक्योर फील करते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है बैंकिंग। और बैंकिंग ने एक्सचेंज का जो हिंड्रेंस था उसको क्या करा, रिमूव किया। तो हमारे अभी तक हमने 5 हिंड्रेंस पढ़ लिए। पहला, पर्सन ने किसको करा, ट्रेडर। प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन। टाइम, वेयर हाउस। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, रिस्क, उसको करा इंश्योरेंस ने। एक्सचेंज को करा बैंकिंग ने। लास्ट हिंड्रेंस पढ़ते हैं, दैट इज द नॉलेज। अभी आपको कैसे पता चलेगा कोलगेट का कोई नया फ्लेवर आया है मार्केट में, या मैगी का कोई नया प्रोडक्ट आया है, जाम्स में कोई नए नए फ्लेवर आए हैं, पीनट बटर आए, कैसे पता चलता है, नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से मिलती है, एडवर्टीजमेंट से। अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की एड नहीं करेगा, एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को कि हाँ ये XYZ प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो कॉमर्स ने एडवर्टीजमेंट को लाकर नॉलेज का भी जो गैप था लोगों के बीच में, उसको भी क्या करा, खत्म करा। आज के टाइम में, पहले शायद आज से 20-25 साल पहले छोटी छोटी एड्स वगैरह के अंदर हमें कोई चीजें जल्दी से समझ नहीं आती थी,
लेकिन अब आज के टाइम में जितने प्रोडक्ट हैं मार्केट में, सबकी एडवर्टीजमेंट आपको टीवी में या कहीं पे भी बैनर्स में दिख जाती है। ठीक है, तो रोल ऑफ कॉमर्स ने इस तरह से सारे गैप क्या करे, खत्म करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम हमारा फर्स्ट पार्ट करते हैं कॉमर्स का, दैट इज ट्रेड। ट्रेड क्या है मैडम, सुन सुन के पक गई। क्या है ट्रेड? बाइंग और सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो बच्चों यही ट्रेड है। अगेन वही चीज आई, रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो अवेलेबल रहे किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। चाहे ये आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हो या शॉर्ट में कर रहे हो, ये आपको हमेशा अवेलेबल रखना है अपने किसके लिए, बायर्स के लिए। ठीक है, businessmen are engaged in trading activities as middleman to make the goods available to consumer in different market। देखो अभी हमने एक और एग्जांपल जो हिंड्रेंस में पढ़ा था कि ये कौन है, मैन्युफैक्चरर मुंबई में, यहाँ पे कौन है, दिल्ली में, कंज्यूमर। ठीक है, ये कौन है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जब दिल्ली में माल बेच रहा है और बीच में एक ट्रेडर आया, तो ट्रेडर को अपने पास गुड्स अवेलेबल रखने पड़ेंगे, हो सकता है दिल्ली के अंदर कंज्यूमर मांगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कह रहा है। और इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। अगर आपके पास ट्रेड प्रॉपर्ली नहीं है तो आप लार्ज स्केल में क्या बना सकते हो, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ट्रेड। ट्रेड कितने पार्ट्स में है, दो पार्ट, इंटरनल, इंटरनेशनल। इंटरनल कौन सा होता है, एक आप होलसेल में बेच सकते हो माल को, एक है आप रिटेल में बेच सकते हो। इंटरनेशनल में या तो आप इंपोर्ट करवा सकते हो, मतलब इंडिया में माल मंगा सकते हो, या इंडिया का माल बाहर भेज सकते हो। और एंट्री पोर्ट क्या होता है कि पहले आप मंगा रहे हो फिर आप बेच रहे हो। ठीक है, चलो पहला पहला एक एक पॉइंट को लेते हैं आराम आराम से। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड से हम समझ रहे हैं आपसी में करना। आपसी में मतलब विद इन इंडिया करना, विद इन बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। और उसमें एक आपका होता है होलसेल। होलसेल में क्या होता है, आप ज्यादा माल बेचते हो और प्राइसिंग कम से कम लगा के देते हो। और रिटेल में क्या होता है, आप कंज्यूमर को एमआरपी के आसपास में देते हो। तो होलसेल के अंदर होलसेलर रिटेलर को देता है, कंज्यूमर को भी देता है बट ज्यादा क्वांटिटी में देगा, कम में नहीं देगा। और रिटेलर में क्या होगा, वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। इंटरनेशनल के अंदर ये होता है कि जब हम कोई भी डीलिंग आउटसाइड आवर कंट्री बाउंड्री करते हैं, अपनी कंट्री के बाहर करते हैं। ठीक है, और उसमें हमारी करेंसी के अंदर भी कन्वर्जन आता है, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रेड, और वी कैन से दैट इज द फॉरेन ट्रेड। इसमें हम कर सकते हैं कि इंपोर्ट जब हम माल मंगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम करते हैं, मंगाते हैं। और एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम माल बेचते हैं फॉरेन कंट्रीज। एंट्री पोर्ट क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो दिस इज ऑल व्हाट ट्रेड, किसका, कॉमर्स का पार्ट। अब एक और रह गया हमारा क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, करते हैं वो भी। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में अभी आप बार बार एक ही चीजें पढ़ोगे, क्या, हिंड्रेंस वाली। देखो ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में कौन था, प्लेस वाला पॉइंट था जो ट्रांसपोर्टेशन ने फुलफिल करा। बैंकिंग में किसने करा था, एक्सचेंज ने। इंश्योरेंस में किसने किया था, रिस्क ने। वेयर हाउस में किसने किया था, टाइम ने। और एडवर्टीजमेंट में किसने क्या फुलफिल करा था, नॉलेज ने। अरे वाह, कौन कहता है बिजनेस स्टडीज बोरिंग, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। ठीक है, चलो अब हमें ये तो चीजें याद हो गई। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या हो गया, इसके साथ साथ हमें हिंड्रेंस भी याद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। सिंपल सी बात है। और बाकी अगर याद नहीं हुआ तो मैं याद करवा दूंगी। चलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जब हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं उसके साथ जो सर्विसेज जुड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
Activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. और इसके अंदर आपकी सर्विसेज होती है, ठीक है, जो हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज है? 5 है, फटाफट से बताओ। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बोल लो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। चलो, इन फैक्ट अगर ये एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज नॉट ओनली सपोर्ट ट्रेड, लेकिन ये किस किस को और सपोर्ट करती है? इंडस्ट्री को भी करती है। ऑक्सिलरीज आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल, बेसिकली। और ये क्या रिमूव करती है? वेरियस टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस। कौन कौन से थे? ये अभी अभी हमने रिवाइज करे, ठीक है। चलो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या था? ये मेरा अगेन वही वाला पॉइंट है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में। बैंकिंग आपको ट्रेडिंग के अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो देता है। इंश्योरेंस आपका रिस्क बेयर करता है बिजनेस का। वेयर हाउसिंग आपकी गुड्स को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। एडवर्टीजमेंट आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दी गुड्स। अब तो मुझे लगता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, these activities facilitate क्या? मूवमेंट, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रिस्क एंड सेल्स प्रमोशन। पहला पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली एक गुड्स को दूसरी लोकेशन में भेजना है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर इंस्टेंस, जैसे टी मेजरली कहाँ बनती है? आसाम में। कॉटन कहाँ बनता है? गुजरात एंड महाराष्ट्र में। जूट कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। एंड शुगर यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र एंड सो ऑन। अब यहाँ से माल कोई दूसरी स्टेट में भेजना है, तब हमें क्या करने की, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। बट दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो ऑब्स्टेकल है ट्रांसपोर्ट ने रिमूव करा, चाहे वो रोड से भेजे, रेलवे से भेजे, शिपिंग से भेजे, एयर से भेजे, किसी से भी भेजे, बट ट्रांसपोर्टेशन से भेजेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश प्रोडक्ट टू द कंजम्पशन। एक और इसमें एग्जांपल समझते हैं इस पॉइंट के लिए। इंडस्ट्री बना रही है, इंडस्ट्री कोई प्रोडक्शन बना रही है, गुड्स बना रही है। अब उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल आ रहा है कोई XYZ स्टेट से, तो उसके पास आ रहा है, वो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन लगी। और जब वो प्रोडक्ट बना के कोई दूसरे स्टेट में दे रहा है, तब क्या लगा? तब भी ट्रांसपोर्टेशन का रोल आया। तो बेसिकली किसका रोल आ गया? ट्रांसपोर्टेशन का। किस किस में आ गया? ट्रेड में भी आ गया, इंडस्ट्री में भी आ गया। तो यही तो हम कह रहे थे। अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी जरूरी है, जो प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क बनेगा। पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन फैसिलिटीज को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। बैंकिंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन जब तक फंड जरूरी अवेलेबल ना हो, अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग द असेट, और डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने में हेल्प ना करें। जो जरूरी फंड है वो ऑब्टेन होंगे किससे? बिजनेसमैन से। और कहाँ से? बैंक से होंगे। और बैंकिंग की वजह से आप अपनी फाइनेंस की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, जिसमें ज्यादातर कमर्शियल बैंक अपना अच्छा रोल प्ले करती है आपको लोन देने में, क्रेडिट फैसिलिटीज देने में, ठीक। बैंकिंग ऑल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक। आप चेक से पेमेंट कर सकते हो। अलग अलग जगहों पे भी आप फंड्स को रेमिटेंस दे सकते हो, डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो हमारी कमर्शियल बैंक इंपोर्ट और एक्सपोर्टर के बिहाफ पे भी पेमेंट करती है, और ये प्रमोट करती है कंपनीज की कैपिटल को रेज करना, ठीक है। इंश्योरेंस क्या है? हमारे गुड्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो बिजनेस रिस्क हमारे गुड्स के साथ इन्वॉल्व होता है उसको इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। कौन कौन से हैं? फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, या कोई भी अदर रिस्क, ठीक है। और इससे आप क्या करते हो? अपने गुड्स को बचाते हो, ठीक है। एम्प्लॉय का भी आप इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हो ताकि उनको कोई एक्सीडेंटल या कोई भी हजार्डियस प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। और अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो आपको रेलिवेंट होते हैं वो आप करवाते हो, गुड्स से हो चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड। ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल प्रीमियम, आप अपने अमाउंट ऑफ डैमेज को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो।
इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, इसके लिए वैसे हमारे एक चैप्टर के अंदर एक पॉइंट है इंश्योरेंस का, जिसको हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे लेते हैं कि इंश्योरेंस आप पहले से अपना इंश्योरेंस करा लेते हो, जिसकी आप एक प्रीमियम, एक अलॉट मनी होती है, उसको आप पे करते रहते हो। और जब ऐसा कुछ आपके पास सर्कमस्टांसेस आते हैं कि आपने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया और वो जल गई, खत्म हो गई, तो आपने जितने का उस पर इंश्योरेंस कराया होता है, बेसिकली ज्यादातर उस केस में आपको उतना अमाउंट मिल जाता है। ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या हो गई, जहां पे आप अपने अनसोल्ड गुड्स को स्टोर करते हो कि जब भी कभी आगे डिमांड आएगी हम फटाफट से निकाल के यहाँ से उनको दे देंगे। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, तो उसको हमें स्टॉक्स में रखना पड़ता है, उसकी हमें स्टोरेज करनी पड़ती है। तो वेयर हाउसिंग ने हमें हेल्प करी कि हम स्टोरेज की प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। ठीक है। और हम अगर चाहें इसको रीजनेबल लेवल पे मेंटेन कर सके और इसकी हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स को फॉलो कर सके। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बेसिकली नीड्स दैट अ प्रमोशन ऑफ योर सेल। आपका जो प्रोडक्ट है आपको बताना पड़ेगा मार्केट में, यस आप अवेलेबल हो इस प्रोडक्ट के साथ और आपको इसको सेल करना है। तो एडवर्टीजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मार्केट में अवेयरनेस फैलती है कि यस यू आर रेडी विथ दिस न्यू प्रोडक्ट और यू आर रेडी विथ चेंज ऑफ योर ओल्ड प्रोडक्ट, वॉट एवर जो भी रीजन है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड जिससे आप अपने प्रमोट कर सकते हो सेल ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर गुड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सोप है, ऑटोमोबाइल्स है, ये सब की आप ज्यादातर एड्स देखते हो। उसके बाद ये बेसिकली बिग हो चाहे स्मॉल फर्म हो, सबके लिए जरूरी है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी कंज्यूमर, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एड्स देते हैं। तो अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए वो अपने गुड्स के फीचर्स, प्राइस वगैरह आपको बताते हैं, ताकि अगर आपको वो सही लगेगा तो आप उसको क्या करोगे, परचेज करोगे। ठीक है। देयर इज अ नीड टू परसुएट पोटेंशियल बायर्स अबाउट द यूसेस, क्वालिटी, प्राइसेस, कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, सब कुछ आप उसको बता दो। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स, चाहे आपका कस्टमर तक पहुंचाना हो या कोई पर्टिकुलर आइटम्स के लिए आपको उसको बाय करना। ठीक है। तो हम इसमें एडवर्टीजमेंट का रोल प्ले बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं था, आज हमने कॉमर्स को खत्म करा। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। अब आपका क्या मेन पॉइंट रहेगा आज की पढ़ाई का, देखो एक एक लेक्चर को हम पूरी कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करने की। ठीक है। रिवाइज हम कर भी रहे हैं, अभी हम थर्ड लेक्चर तक हमने अभी तक सारे रिवाइज कर, एक रिवीजन और आप चाहोगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और लेंगे। ठीक है। लेकिन हमें जो बिजनेस स्टडीज में याद रखना है, सबसे पहले आपको मीनिंग समझना है, हर एक चीज को अच्छे से समझना है, क्या इसका चीज है, क्या यूज है, एक्सरसाइज चीज है। मेन जो बिजनेस स्टडीज में मार्क्स ऑब्टेन आपको होते हैं, चाहे अभी 11th में बात कर लो, चाहे मैं 12th की भी अभी आपसे बात कर लूँ, देखो 12th के लिए अच्छे परसेंटेज लाने के लिए 11th का बेस आपका मजबूत होना चाहिए। ये जो आपके की पॉइंट्स होते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से बताती हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट लगती है कि यस नहीं मैम हमें अच्छे से पढ़ाई हो रही है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, बेझिझक मेल आप लोग कर सकते हैं और जो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप इन पे बात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे भी आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उनको टाइमली रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। और अगर आपको कुछ टेस्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज चाहिए, बेसिकली टेस्ट इसके अंदर कोई इतना बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करता, अगर आपको ये कीवर्ड्स अच्छे से याद है आप आराम से अपने एग्जाम्स जो आपके स्कूल्स में होते रहते हैं उनमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ और इम्प्रोवाइजेशंस की रिक्वायरमेंट लगती है आप बता सकते हैं। ओके। तो अब हमारा जो आगे का चैप्टर्स का रहता है नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, उसको बहुत अच्छे से तब तक रिवाइज कर लो। ठीक है। ओके। थैंक यू।